नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संकट के दौर के बीच श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी को लेकर अब राज्य सरकारों के बीच एक घमासान छिड़ गया है। तो वहीं अब इस घमासान में महाराष्ट्र सरकार भी उतर आई है। इस बार ये सियासी घमासान है शिवसेना और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र साधना के संपादकीय में शिवसेना नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि सीएम योगी के यूपी में प्रवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के इस बयान पर सीएम योगी का करारा जवाब आया है। शिवसेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा और सौतेला व्यवहार मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। मजदूरों की चिंता का नाटक मत कीजिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि कोई भी राज्य जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है, उसे अब उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी और मजदूरों के सामाजिक, कानूनी और मौद्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। तो वही ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक जो प्रवासी मजदूर है उन पर राजनीति होती रहेगी। सरकारों के बीच में हो रही है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के तरफ से संजय राउत जो कि शिवसेना के एक प्रमुख नेता हैं और सामना का अखबार वो देखते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें हिटलर तक की उपाधि दे दी गई। तो वहीं इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से ट्वीट किया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और प्रवासी लोगों के साथ में एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया और इसी चीज को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, उत्तर प्रदेश से जिस भी राज्य को श्रमिक चाहिए उन्हें अब उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी होगी। और ये बात यही नहीं रुकी, अब एक प्रकार का ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से किए गए इस ट्वीट पर महाराष्ट्र के ही फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम परमिशन लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में आने से पहले उत्तर प्रदेश के हर एक श्रमिक को भी परमिशन लेनी होगी। और उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हें भी सलाह दी है कि आप पुलिस थाने में जाकर इन तमाम श्रमिकों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें उनकी फोटो भी शामिल हो। तो हिटलर वर्सेस सौतेली मां के बीच ये घमासान छिड़ गया है। शिवसेना और यूपी सरकार के बीच मजदूरों वाली राजनीति अब हो रही है। आपको बता दें कि शिवसेना ने योगी की तुलना हिटलर से की है, योगी आदित्यनाथ की तुलना की गई है। शिवसेना को योगी आदित्यनाथ ने इस चीज के लिए करारा जवाब भी दिया है। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, महाराष्ट्र की सरकार उनसे सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से ट्वीट किया गया है कि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के साथ धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और उन्हें वापस आने पे मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे को कभी ये मजदूर, ये श्रमिक माफ नहीं करेंगे। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना और कांग्रेस की सरकार ने एक प्रकार से धोखा दिया है, इनका ध्यान नहीं रखा गया। वहीं मजदूरों पर जारी ये सियासत अब अपनी बॉर्डर लांघकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में छिड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि मजदूरों की इस पूरी राजनीति पर तमाम राज्य सरकारें या फिर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक पूरा एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है और बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं सिर्फ उन्हें ही चिन्हित कर उनके ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ही दिन पहले अभी प्रियंका वाड्रा और उनकी 1000 बसों का मामला शांति हुआ था कि अब एकदम से महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज। संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार का हर आदमी क्या बयान देने से पहले ये भूल गया है कि भारत में इस समय कोरोना 1,38,000 के पार पहुंच गया है और हर तीसरा रोगी कोरोना का महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र 1 नंबर पर है कोरोना संक्रमण के मामले में। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, जिस प्रकार से ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अब मजदूरों की जो राजनीति है वो 1000 बसों से आगे बढ़कर अब श्रमिकों के साथ में व्यवहार को लेकर छिड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बोल रही है कि आपने अपने ही श्रमिकों के साथ में हिटलर जैसा व्यवहार किया। सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को सौतेली मां करार दे दिया गया है कि आपने इन श्रमिकों और कामगारों के साथ में शिवसेना कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने एक सौतेली मां जैसा व्यवहार किया। तो सबसे बड़ा सवाल शेखर जी आज यही उठता है, क्या आपको अपनी राजनीति का केंद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ ही रखना है? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत में इस समय कोरोना का हर तीसरा संक्रमित व्यक्ति महाराष्ट्र से आता है? आज ईद है, कल महाराष्ट्र में ईद के पावन मौके पर जो तैयारियां करी जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही थी, उस पर महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कहना चाहती। अपने यहाँ पे उनके 50,000 से ऊपर उनका आंकड़ा पहुंच चुका है और अकेले मुंबई में जहां पर ये सभी नेता बैठते हैं 25 से 30,000 मरीज तो अकेले मुंबई में है। उसके ऊपर खुद का घर तो पहले ये देख नहीं रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शेखर जी, देखिए, महाराष्ट्र की सरकार नहीं कहा इसका मतलब ये है राजनीति नहीं है महाराष्ट्र की सरकार और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का पलायन हुआ है, उत्तर प्रदेश वापस लाया गया है, वापस आ रहे हैं यहाँ कोशिश कर रहे थे बताने के लिए काफी है कि पूरे एपिसोड में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशीलता का ही प्रदर्शन किया है, नहीं किया है, बनी हुई है लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से शेखर जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आयुषी, जिस प्रकार से अभी शेखर जी भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार पहले अपना घर तो संभाल ले, जिस प्रकार से जो केसेस महाराष्ट्र में इस समय उभर के आ रहे हैं और रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और कई हजारों लाखों की संख्या में अब तो उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं वो वापस अपने गृह राज्य लौट चुके हैं, यानी कि अब जो भी मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं हम ये मान सकते हैं कि वो महाराष्ट्र के ही लोग हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन चाहे पक्ष की मैं बात करूं चाहे विपक्ष की मैं बात करूं, इन सभी के बीच ये लोग मजदूरों की स्थिति भूल गए हैं। मजदूर अभी भी पैदल चल रहे हैं, अभी भी अपनी मंजिलों में वो 1000-2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं रुक रही है, वो है इन सरकारों के बीच की राजनीति। चाहे बस की पॉलिटिक्स
हो या फिर मजदूरों के आवागमन की पॉलिटिक्स हो? बिल्कुल ऐसी सीधी सी बात ही है कि इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय हमें ये देखना होगा कि एक तो हमारे राज्य के जो निवासी हैं वो कोरोना से कैसे बचे, उनके ऊपर ध्यान लगाना होगा, और तीसरे और चौथे लॉकडाउन में जो छूट दी गई है औद्योगिक गतिविधियों में, ताकि हर राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी श्रमिक अपने अपने गृह राज्य लौट रहे हैं उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें, उन्हें क्वारंटाइन में कैसे रखें, कहां पर रखें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और नेता लग गए हैं, और सीधी सी बात है, हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे, जैसा कि दिख रहा है पिछले कुछ 4-5 दिनों से राजनीति का केंद्र बना दिया है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इस मैदान में, इस घमासान में उतर गए हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजी जारी है। और उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करें, जो श्रमिक हैं वो हर जगह से आ रहे हैं, देश के तमाम राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, लगातार ये दौड़ जारी है। लेकिन सिर्फ जो केंद्र अभी बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि सिर्फ क्यों आखिरकार जो उत्तर प्रदेश है उसे ये केंद्र बनाया जा रहा है? बिल्कुल ऐशी आपने साफ कहा, और इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। शुक्ला जी, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम घूम रहा है मजदूरों की आड़ में, ऐसा लग रहा है कि कोरोना, मजदूर, बस और सियासत, इस सभी का केंद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही बनाया जा रहा है। इसका कुछ विशेष हम कारण जान सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये प्रवासी मजदूरों के साथ में जो भी सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों, चाहे महाराष्ट्र की हों, या पंजाब गुजरात की हों, या दिल्ली की हों, सभी सरकारों ने प्रवासी मजदूरियों के साथ में ऐसा कोई बढ़िया साधन नहीं किया कि जिसके उनकी समस्या का निजात होता। रही बात जो आपका प्रश्न है कि राजनीति कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि हर प्रदेश की सरकार इन प्रवासी मजदूरों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही है और अपनी अपनी राजनीतिक वोट को दिखाने में एकदम उसको कारगर कर रहे हैं, ताकि वो मुद्दा कहीं के हाथ से फिसल न जाए। नहीं शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, आपको माफ कीजिएगा सर, आपको बीच में रोक रहा हूँ। असली प्रश्न ये है शुक्ला जी, असली प्रश्न ये है कि राजनीति तो कर ही रहे हैं, मजदूरों के कंधे पर रखकर ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनकी राजनीति का केंद्र हर किसी राज्य, जो भी राज्य बीजेपी शासित नहीं है, या जो भी व्यक्ति बीजेपी का नहीं है, या केंद्र सरकार का नहीं है, हर उसकी राजनीति का केंद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही क्यों बनाया जा रहा है? भले ही बसों की बात कर ले, उसका ये विशेष कारण ये है, देखिए कि मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मजदूर हैं प्रवासी, वो बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं। वो किसी भी राज्य में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, अधिकांशतः आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। आज जो पलायन हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही हो रहा है। यही कारण है कि केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और महाराष्ट्र की सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल विफल रही है, जबकि वहां पे महाराष्ट्र की एक एक दीवार को और एक एक सड़कों को, एक एक गलियों को चमकाने में प्रवासी मजदूरों का विशेष योगदान है। आज स्थिति ये है कि उनके साथ में वहां पर कोई नहीं खड़ा है। और आपने देखा होगा कि जब प्रवासी मजदूर वहां से चल पड़े हैं तो उन्हें रोकने के लिए वहां के शासन प्रशासन ने कोई कवायद नहीं उठाई, उल्टा ये कहा कि आप जाने दीजिए। मैं बतौर पत्रकार आपको बताता हूं कि कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कि हमसे ये बयान किया दर्द अपना कि महाराष्ट्र से मुझे किसी भी जिला के शासन प्रशासन के अधिकारियों ने बिल्कुल रोक टोक नहीं की, वो वहां से निकलने दिए और निकलने के लिए कोई वहां पे उन्होंने प्रबंध भी नहीं किए। वो पैदल चल करके मध्य प्रदेश की सीमा तक जब पहुंचते हैं तब मध्य प्रदेश की बल्कि सरकार उनको सहायता देती है, उनको जलपान का पैकेट देती है, उनको खाने पीने का पैकेट देती है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की बिल्कुल जीव नहीं रेंगता है कि उनकी कोई मदद की जाए। बिल्कुल, इस राजनीतिक घमासान में कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो इन मजदूरों को भूल गई है। चाहे बात करें हम महाराष्ट्र की या फिर उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी अब एक आदेश यहाँ पर निकाला है कि अब जो भी मजदूर वापस महाराष्ट्र में आना चाहेगा, पहले उन्हें पूरी इजाजत यहाँ पर लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया जाएगा। जाने से पहले उन्हें किसी ने रोका नहीं, लेकिन आने के लिए अब उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको मैं ये बता दूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि संजय राउत जी सामना अखबार के संपादक हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं जी। और इसके जो आपको याद होगा कि दिवंगत नेता, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, हालांकि नेता नहीं लेना नहीं चाह रहा था,
लेकिन बाला साहब ठाकरे वो खुद अपने आप को कहते थे मैं हिटलर का अनुयायी हूँ, और आज संजय राउत जी ये कह रहे हैं कि योगी जी हिटलर हैं, जबकि हिटलर की अनुयायी खुद बाला साहब ठाकरे अपने मुंह से कहते थे। और आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है जो हिटलर का अनुयायी थे, और उनका पुत्र इस समय महाराष्ट्र की बागडोर को संभाल करके बैठे हुए हैं। और इनका पहले भी आपको याद होगा कि जब भी ये प्रांतियों पे ये कोई हमला करते थे, इनका मेन उद्देश्य होता था आंटी मुंबई मराठी मुंबई, आंटी मुंबई मराठी मुंबई, ये कह करके ये परप्रांतियों को वहां से भगाने के लिए डंडे चलाते थे, हथियार चलाते थे, लाठी चलाते थे, डंडे चलाते थे, शिवसैनिक इन पर वार करते थे, जबकि सरकार में नहीं होते थे तो इन पर वार करते थे, उनको चाहते थे कि वहां से भागे। आज तो इनके हाथों में बैठे बिठाए लड्डू मिल गया है कि प्रवासी भारतीय व मजदूर जो हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, इस बीच ये सवाल ये भी उठता है कि तमाम महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर सवाल नहीं किया कि आप इनको रोकिए, इनको प्रबंध करिए, इनको वेतन दीजिए, इनको खाना दीजिए, इनको भोजन दीजिए, इनको नाश्ता दीजिए। अगर ये वहाँ की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने किया होता तो प्रवासी मजदूर वहां से पलायन न करते। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार अपनी यहाँ पर बातचीत करती है। यहाँ कोरोना संकट में वो अपने प्रवासियों को यहाँ पर सुविधाएं देने में विफल रही है, तो वो यहाँ दूसरी सरकारों पर निशाना साध रही है। अरे ये तो आप देखिए, वही बात हमको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। औरंगाबाद में आपने देखा कि मजदूर बेचारे चले जिन्हें की डगर नहीं पता थी, वो मजबूरी में रेलवे के ट्रैक में चले और वहां पे वो सो गए। वहां की प्रशासन, औरंगाबाद के डीएम या एसपी को उद्धव ठाकरे जी ने कोई तलब किया, कोई पनिशमेंट किया? नहीं किया। वो औरंगाबाद एक नमूना है, इसी तरीके से अन्य जनपदों में है। बिल्कुल शुक्ला जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि आप जिस प्रकार से आप अपने खुद के राज्य में तो आप संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, एक बार को आप प्रवासियों की बात हम छोड़ देते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, प्रवासी तो अब जा रहा है, वापस अपने गृह राज्य जा रहा है, और माने या मत माने प्रवासियों की तरफ से ये बयान आया है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो अपने घर चला गया, अब आप कम से कम जो महाराष्ट्र में रह गए हैं आप उन्हें तो संभाल लीजिए। कितनी शर्म की बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए कि मुंबई के एक अभिनेता जो कि मुंबई के वासी भी नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य से आकर वहां पर बसे, वो अपने खर्चे पर मजदूरों को घर भेज रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, आपसे मैं एक सवाल यहां पे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी शुक्ला जी ने भी बताया और खबरों में भी है कि महाराष्ट्र सरकार में जितने प्रवासी परेशान हुए हैं वो शायद ही कहीं हुए हो, तो क्या ऐसे में पूरी कांग्रेस को और प्रियंका वाड्रा को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और तमाम कांग्रेस के नेता को क्या वहां से उत्तर प्रदेश लाने के लिए बसें लगाने का ख्याल नहीं आया? वहां क्यों नहीं 1000 बसें लगाई गई, 2000 बसें लगाई गई? और ठीक है, अगर लगाई भी गई हैं तो उसका उस तरीके से प्रचार क्यों नहीं किया गया जब राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने के लिए बसों का प्रचार किया गया था? शेखर, देखिए, एक बात तो यह है कि महाराष्ट्र में किसी तरीके की कोई बस लगाने की जो बात कही भी जा रही है वो अब इस तरीके से कही जा रही है जैसे सांप निकल गया और अब लकीर पीटी जा रही है जी। एक बात। दूसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र में सूचना की जहां तक बात है तो वहां सूचना नहीं, अफवाहें फैलाई गई। बांद्रा में एक नहीं 2-2 बार श्रमिकों का जमावड़ा हुआ और जिस तरीके से हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। तीसरी बात, जिस तरीके की स्थितियां अब दिख रही हैं बनती हुई, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी यूं बढ़ गई है कि उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके का एक आदेश पारित कर देंगे जिसके जरिए अब वापस अगर किसी राज्य को श्रमिक बुलाने होंगे तो उसकी राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। चौथी चीज ये है कि जो श्रमिक वापस आए हैं वो खुद इतने ज्यादा विकृत स्थितियों से वापस लौटे हैं कि वो वापस जाना नहीं चाहते। तो इन स्थितियों में, और दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार उन सब की स्किल मैपिंग करा के एक एक आदमी को रोजगार देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। मतलब 25 लाख लोग आए हैं अब तक, तो 15 लाख लगभग आप समझ लीजिए 15 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो चुकी है, जिसमें कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, कोई इंजीनियर है, वगैरह वगैरह, जितने भी तरीके के लोग थे। 15 लाख लोगों की 25 लाख में से मैपिंग हो चुकी है, स्किल मैपिंग, और बाकी लोगों की भी जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है, वो भी हो जाएगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग बना दिया है जिसका नाम है कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार कल्याण आयोग। अब इस आयोग के जरिए एक एक मजदूर, एक एक श्रमिक, एक एक कामगार जो वापस आया है बाहरी राज्यों से, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ही काम देने का
काम करेगी, मतलब उसको रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस दौरान बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। तो सरकार, योगी सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। उसका कहना यह है कि ठीक है, आ गए हो तो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक योगी बैठे हैं तब तक यहीं पर आपको सारा काम धाम मिलेगा। अब आइए आप इस पूरी राजनीति पर देखिए। महाराष्ट्र में हमेशा से मराठी और गैर मराठी विवाद चलता आया है। पूरी शिवसेना की राजनीति इसी बात पर टिकी रही है, जब बाला साहेब थे तब भी और अब जब बाला साहेब नहीं है तब भी। मुद्दा यह है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपना बतौर मुख्यमंत्री प्रदर्शन किया है, वो ये साबित किया है एक नहीं कई बार कि वो पपेट से ज्यादा कुछ है नहीं। वो कभी शरद पवार के हाथों में खेलते हैं और कभी सोनिया गांधी के हाथों में खेलते हैं, और शायद इससे बढ़िया पपेट कांग्रेस को अब तक अपने मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं मिला होगा, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे और कोई चीफ मिनिस्टर शिंदे रहे हो। तो जितना बढ़िया पपेट का खेल उद्धव ठाकरे के जरिए खेल पा रही है कांग्रेस, उस तरीके का खेल तो वो पहले भी नहीं खेल पाई। रही सही बात, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, वो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि उन्होंने इस पूरे मौके का, इस पूरी सरकार का भरपूर दोहन करने में किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनसीपी का कोई खास जनाधार उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घुसना चाहती है। शिवसेना हिंदुत्व के सहारे उत्तर प्रदेश में अपने आप की अपनी जड़ें दिखा करके और वहां पर पेड़ दिखाना चाहती थी कि देखो जड़ें हमारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं और हमारा जो पेड़ है या जो फसल लहला रही है वो हमारी महाराष्ट्र में लहला रही है। राम मंदिर को लेकर के चुनाव से पहले से लेकर के और अब तक कई बार उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। उन्हें काफी सम्मान भी दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, राज्य अतिथि का दर्जा तक दिया गया। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर या देश के ऊपर कोरोना महामारी का असर पड़ा है, तो उसके बाद जिस तरीके का बर्ताव राज्य सरकार ने किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और ये बताने के लिए काफी है कि उद्धव ठाकरे दरअसल चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि आपको पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आया है वो यूं आया है कि राज ठाकरे भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। जहां पर पीछे थे वहां पर राज ठाकरे ने मोर्चा लिया है। बिल्कुल शेखर, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अब राज ठाकरे जैसा उदाहरण दिया, मैं भी यही कहने वाला था। राज ठाकरे ने योगी सरकार के उस फैसले पर ट्वीट करा है कि ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार में जो भी आएगा, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में जो भी आएगा वो भी परमिशन लेकर आएगा। और लगे हाथों उन्होंने उद्धव ठाकरे को सलाह भी दे दी कि आप सभी मजदूर जो वापस गए हैं उनकी लिस्ट आपके पास होगी। हालांकि इस लिस्ट पे भी एक अलग घमासान चल रहा है रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में, वो बात अलग है। खैर, राज ठाकरे ने कह दिया आप सभी की लिस्ट बनाइए फोटो के साथ में, ताकि अब जो भी आए वो भी परमिशन लेकर आए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता है। आप लोग हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे अब गौर करने वाली बात यह कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जो घमासान छिड़ा है मजदूरों को लेकर, प्रवासियों को लेकर, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खासकर नेता खुद इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। खैर, इसमें ये भी देखने वाली बात ये है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर सरकारों के बीच में जारी है, लेकिन इस बीच जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है देश का मजदूर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।